कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट में बसे मायामी शहर से। सुबह का वक्त है, सूरज की किरणें समंदर पर पड़ रही हैं और एक महिला स्टेफनी पार्क में जॉगिंग कर रही है। वो सिर्फ एक स्कूल टीचर नहीं बल्कि वहां की सबसे फिट और सबसे आकर्षक महिला मानी जाती है। स्कूल के कई लड़कों का पहला क्रश वही है। स्टेफनी की लाइफ ऊपर से परफेक्ट दिखती है। उसका एक हस्बैंड है माइकल जो बैंक में काम करता है और एक बेटी निकोल जो 18 साल की है और उसी स्कूल में पढ़ती है। लेकिन घर का माहौल उतना खुशहाल नहीं। माइकल हमेशा काम में बिजी रहता है। वो लोग अब पहले जैसी ज्यादा बातें नहीं करते हैं और निकोल भी जवानी की दहलीज पर है, इसलिए अपनी माँ से थोड़ी दूर दूर रहने लगी है। सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त माइकल जल्दी निकल जाता है। निकोल खाना नहीं खाती और स्टेफनी अकेली रह जाती है। वह हल्का सा उदास होती है मगर कुछ नहीं कहती। वो खुद को संभालती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए एक नया चेहरा उसकी क्लास में दाखिल होता है। नाम है जेम्स। पढ़ाई में तेज, आत्मविश्वासी और हर बात में परिपक्वता दिखाने वाला। जब स्टेफनी सवाल पूछती है, जेम्स बेझिझक सही जवाब देता है। ये देखकर क्लास तो इम्प्रेस होती ही है। खुद स्टेफनी भी उसकी तारीफ के बिना नहीं रह पाती। क्लास के बाद स्टेफनी की टक्कर स्कूल के एक स्टाफ रिचर्ड से होती है। रिचर्ड भी स्टेफनी की खूबसूरती से प्रभावित है और कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेफनी उसे भाव नहीं देती। बाद में स्टेफनी अपनी कलीग लिंडा से बात करती है और जेम्स की तारीफ करती है। लिंडा बताती है कि वो लड़का किसी और स्कूल से ट्रांसफर होकर आया है और उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। रात को स्टेफनी स्विमिंग करती है। उसका रूटीन है खुद को फिट और फ्रेश रखने का। इसके बाद वह अपने पति के करीब जाने की कोशिश करती है। दोनों एक दूसरे के साथ निजी पल बिताने ही वाले होते हैं कि तभी कोई उनकी तस्वीरें खींच रहा होता है छुपकर। और फिर स्टेफनी के फोन पर एक अजीब मैसेज आता है, हम इस हफ्ते मिलने वाले हैं। मगर भेजने वाले का नाम नहीं होता। अगले दिन स्कूल ट्रिप पर बच्चों को ले जाया जाता है। वहाँ स्टेफनी बच्चों को जहर वाले फूल और जानवरों के बारे में जानकारी देती है, लेकिन यहाँ भी कोई दूर से उसकी तस्वीरें खींचता है। ट्रिप के दौरान वे बोट राइड पर भी जाते हैं जहाँ रिचर्ड बच्चों को प्रैक्टिकल बातें समझा रहा होता है। वहीं जेम्स स्टेफनी के पास बैठता है और उससे दोस्ताना बातचीत करता है। ट्रिप के बाद होटल में रुकते हैं। स्टेफनी अपने कमरे की खिड़की से देखती है कि जेम्स बिना शर्ट के समंदर किनारे खड़ा है। वो नजरें चुरा लेती है, लेकिन जेम्स भी उसे देख चुका होता है। रात को पार्टी के दौरान स्टेफनी डांस कर रही होती है। तभी उसका पति माइकल का फोन आता है और वो बात करते करते समंदर किनारे चली जाती है, लेकिन उसके पीछे पीछे जेम्स भी आ जाता है। स्टेफनी उसे देखकर चौंक जाती है और गिर जाती है। जेम्स दौड़कर उसे उठाता है, अपनी टी शर्ट पानी में भिगोकर उसके घाव पर लगाता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे देख रही थी और सच कहूँ मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। वो उसे किस करने की कोशिश करता है और स्टेफनी कुछ देर के लिए खुद को रोक नहीं पाती, लेकिन फिर होश में आते ही कहती है, नहीं ये गलत है, और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन घर लौटकर स्टेफनी सब नॉर्मल दिखाती है, लेकिन उसके मन में हलचल है। वो सोचती है कि वो एक टीचर है, माँ है, पत्नी है, फिर एक स्टूडेंट के साथ ऐसा कैसे हो गया। उधर जेम्स अपने कमरे में बैठा स्टेफनी की एक सुंदर ड्राइंग बनाता है। वो उस महिला का दीवाना हो चुका है। सुबह स्टेफनी जब जॉगिंग पर जाती है तो देखती है कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है। जैसे ही वो पलटती है, गाड़ी तेजी से वहां से भाग जाती है। वह डर जाती है। स्कूल जाने से पहले वो लिंडा को जेम्स और उसके बीच कल जो हुआ था उसके बारे में सब कुछ बताती है। लिंडा कहती है, देखो जेम्स एक स्टूडेंट है, यदि तुमने उसके साथ नजदीकियां बढ़ाई तो ये तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ के लिए ठीक नहीं रहेगा। वो एक सुझाव भी देती है कि जेम्स के बिहेवियर को देखकर मुझे लगता है कि उसे किसी और क्लास में शिफ्ट कर देना चाहिए। इसके बाद स्टेफनी जेम्स को बताती है कि उसका दूसरी क्लास में ट्रांसफर कर दिया गया है। जेम्स चुपचाप क्लास से निकल जाता है, लेकिन फिर वह स्टेफनी से अकेले में मिलने आता है और कहता है, तुम मुझे दूर कर रही हो क्योंकि तुम्हें दिल हारने का डर है। स्टेफनी उसे साफ शब्दों में कहती है, जो कुछ हमारे बीच हुआ वो एक गलती थी, भूल जाओ इसे। उनकी ये सारी बातें रिचर्ड सुन रहा होता है। इसी बीच स्कूल की लैब से कोई एक जहरीला सांप चुरा लेता है, लेकिन कौन, ये अभी राज है। बाद में लिंडा अपने ऑफिस में होती है और ड्रॉर से कुछ निकाल रही होती है कि उसे वही सांप काट लेता है। हालत बिगड़ जाती है। रात को स्टेफनी के घर कोई डोरबेल बजाता है और चला जाता है। माइकल दरवाजा खोलता है। वहाँ एक खूबसूरत गुलदस्ता रखा होता है, लेकिन स्टेफनी तुरंत पहचान लेती है, वो जहरीला फूल है। वह तुरंत कहती है, इसे हाथ मत लगाना, ये जानलेवा है। उधर जेम्स घर आता है और उसकी माँ उसे स्टेफनी की ड्राइंग के साथ देखती है। वह नाराज होकर कहती है, तू ये सब कब से कर रहा है। जेम्स ड्राइंग छीन लेता है और माँ को चुप करा देता है। अगले दिन रिचर्ड जेम्स को वार्न करता है, स्टेफनी से दूर रहो वरना तुम्हें पुलिस उठा ले जाएगी, मगर जेम्स बाज नहीं आता। वह स्टेफनी से अकेले में मिलता है। वो उसे देखकर हैरानी से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये स्टाफ एरिया है, बाहर जाओ। लेकिन जेम्स बिना हिचके अपनी जेब से एक छोटा सा लॉकेट निकालता है। ये मेरी दादी का था, बहुत स्पेशल है, अब ये तुम्हारा होना चाहिए। स्टेफनी कहती है, तुम ये मुझे नहीं दे सकते, ये गलत है जेम्स, मैं तुम्हारी टीचर हूँ। जेम्स कहता है, आप सिर्फ मेरी टीचर नहीं हैं,
आप मेरी जिंदगी की सबसे जरूरी इंसान हैं। आप मेरी परफेक्ट मैच हो। स्टेफनी अब सख्ती से बोलती है, बस करो जेम्स, तुम्हारी ये बातें अब हद से बाहर जा रही हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अब ये बात यहीं खत्म करो और तुरंत बाहर निकलो। जेम्स एक पल रुकता है, फिर ठंडी आवाज में कहता है, अगर आपने मुझे ठुकराया तो मैं सबको बता दूंगा कि हमारे बीच क्या हुआ था। फिर देखना आपके नाम की कैसी धज्जियां उड़ेंगी स्कूल में। ये सुनकर स्टेफनी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। जेम्स वहां से निकल जाता है और उसके जाते ही स्टेफनी कुर्सी पर बैठ जाती है, घबराई हुई और परेशान। थोड़ी देर बाद वह स्कूल के गार्डन एरिया में बैठी होती है तो रिचर्ड आ जाता है, वही स्टाफ मेंबर जो हमेशा से उसे लेकर कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली बनने की कोशिश करता है। वो मुस्कुराकर पूछता है, कल रात भेजे गए फूल मिले थे? स्टेफनी का गुस्सा अब फूट पड़ता है, तुम्हें पता भी है वो जहरीले फूल थे। जरा सोचो, अगर मेरे हस्बैंड ने उन्हें छू लिया होता तो क्या होता? रिचर्ड थोड़ा चौंकता है। स्टेफनी कहती है, प्लीज मुझसे दूर रहो, और वहां से उठकर चली जाती है। अब यहाँ लैब में स्टेफनी कुछ पेपर वर्क कर रही होती है, तभी अचानक उसका सिर घूमने लगता है। तभी उसे हल्का हल्का भ्रम होने लगता है, चीजें डगमगाती दिखने लगती हैं। उसे लगता है कि जेम्स उसके पास आ रहा है, या शायद ये उसका वहम है। वो किसी तरह लैब से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बेहोश होकर गिर जाती है। लिंडा, रिचर्ड और खुद जेम्स भी वहां पहुंचते हैं। सब उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। होश में आने पर वह अपने घर में होती है, जहां निकोल बताती है कि स्कूल में तुम बेहोश हो गई थी। लैब में वही जहरीले फूल का टुकड़ा मिला तुम्हारी पानी की बोतल में। कुछ देर बाद एक पुलिस ऑफिसर उनके घर आती है और कहती है, यह जानलेवा हमला था। इलाज में जरा सी देरी होती तो जान भी जा सकती थी। अगर आपको किसी पर शक है तो बताइए। स्टेफनी सोचती है और फिर कहती है, कुछ दिन पहले रिचर्ड ने हमारे घर पर भी वही फूल भेजे थे, हो सकता है वही हो। इस सब के पीछे पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और स्कूल जाकर रिचर्ड को गिरफ्तार कर लेती है। वह बार बार कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। अगले दिन प्रिंसिपल स्टेफनी को बुलाते हैं और समझाते हैं, जब तक मामला ठंडा नहीं होता कुछ दिन स्कूल से दूर रहो। स्कूल से निकलते ही स्टेफनी को पार्किंग में जेम्स मिलता है। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। स्टेफनी पूछती है, क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को? जेम्स हल्की मुस्कान के साथ कहता है, माँ के बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया था, पर छोड़ो ये सब, अच्छा हुआ वो रिचर्ड अंदर चला गया, नहीं तो पता नहीं तुम्हें और क्या नुकसान पहुंचाता। अब कोई हमारे बीच नहीं आएगा। स्टेफनी थोड़ा पीछे हटती है। देखो जेम्स, ये सब फैंटेसी में जीने की बातें हैं। जिंदगी हर बार हमारी मर्जी से नहीं चलती। मैं तुम्हारी टीचर हूँ, उम्र में भी बड़ी हूँ, और तुम जिस राह पर जा रहे हो वो बहुत गलत है। जेम्स कहता है, तुम्हारा वक्त भी आएगा, फिर समझोगी हम मेंट टू बी हैं। स्टेफनी उसकी बात को अनसुना करती है और सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। कुछ दिन बाद एक सुबह स्टेफनी जॉगिंग से लौटती है। ताजगी भरी हवा में दौड़ने के बाद वह खुद को थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। घर पहुंचते ही उसकी बेटी निकोल उसके पास बैठ जाती है और हल्के झिझकते हुए कहती है, मॉम, मैं किसी को पसंद करती हूँ। पिछले कुछ हफ्तों से हम डेट कर रहे हैं। वो वाकई एक अच्छा लड़का है। अगर आप चाहो तो एक दिन उससे मिल भी सकती हो। स्टेफनी मुस्कुराकर जवाब देती है, अच्छा किया जो बताया। तो क्यों ना आज रात उसे डिनर पर बुला लो, मैं भी देखूं कि कौन है वो जिसे मेरी बेटी इतना खास मानती है। रात आती है, डोर बेल बजती है। स्टेफनी दरवाजा खोलती है और उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सामने खड़ा है जेम्स। हैरानी के मारे वो कुछ कह भी नहीं पाती। डिनर टेबल पर तीनों बैठते हैं, लेकिन माहौल असहज होता जा रहा है। जेम्स हर बात में अपनी नजरें स्टेफनी पर गड़ा देता है और धीरे धीरे वह अपना पैर स्टेफनी की टांग से छूने लगता है। स्टेफनी असहज महसूस करती है, मगर निकोल के सामने कुछ कह नहीं पाती, और ऊपर से माइकल यानी उसका हस्बैंड आज घर पर नहीं था। कुछ देर बाद जेम्स अचानक उठता है और कहता है, मैं बाथरूम यूज कर लूं, लेकिन वह बाथरूम की जगह सीधे स्टेफनी के बेडरूम में घुस जाता है। स्टेफनी को कुछ अजीब लगता है। वह निकोल से कहती है, तुम यहीं रहो, मैं अभी आती हूँ, और वो भी पीछे पीछे कमरे की ओर जाती है। कमरे में पहुंचते ही जेम्स दरवाजा बंद कर देता है और धीमे से कहता है, याद है आपने ही कहा था कि अपनी उम्र की लड़की ढूंढो, तो देखो मैं आपकी बेटी के पास पहुंच गया। स्टेफनी अब पूरी तरह गुस्से में आ जाती है। ये बकवास बंद करो और अभी के अभी निकलो यहाँ से, वरना पुलिस को बुला लूंगी। लेकिन जेम्स हद पार करते हुए उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। तभी दरवाजा खुलता है और निकोल वहां आ जाती है। स्टेफनी झट से जेम्स को खुद से दूर करती है और चिल्लाकर कहती है, यहाँ से दफा हो जाओ। जेम्स बाहर निकल जाता है। स्टेफनी अपनी बेटी को सच्चाई बताने की कोशिश करती है। निकोल, वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो सिर्फ दिखावा कर रहा है, तुम्हें यूज कर रहा है। लेकिन निकोल गुस्सा हो जाती है और कुछ भी सुनने से इनकार कर देती है। उस रात स्टेफनी स्विमिंग कर रही होती है। पानी में रहकर वो उस डर और उलझन को खुद से दूर करना चाहती है, लेकिन उसी दौरान कोई चुपचाप घर में घुसता है। वो कोई और नहीं, रिचर्ड होता है, वही जिसे पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब उसे सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया था। वो स्टेफनी से कहता है, जो स्कूल में तुम्हारे साथ हुआ उसके पीछे मैं नहीं था, जेम्स ने वो सब किया, मैं सिर्फ सच्चाई बताने आया हूँ। स्टेफनी चौंक जाती है, लेकिन कहती है, जो भी हो मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं, प्लीज घर से निकल जाओ। जैसे ही रिचर्ड घर लौटता है, जेम्स वहां पहले से मौजूद होता है और बिना कुछ कहे
बस सीधा चाकू से हमला करता है। रिचर्ड वहीं ढेर हो जाता है। फिर उसकी लाश को गाड़ी की डिक्की में डालकर जेम्स अपने घर ले जाता है। उसकी माँ यह देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन जेम्स उसे भी धमकाकर चुप करवा देता है। अगली सुबह जेम्स निकोल को कॉल करता है। मैं जानता हूँ कल कुछ गलत फहमियां हो गई, लेकिन मुझसे बात करना जरूरी है, प्लीज एक बार मिल लो। निकोल मिलने के लिए मान जाती है, लेकिन इससे पहले कि जेम्स निकलता उसकी माँ उसे रोक लेती है। बंदूक तानकर कहती है, बेटा अब बहुत हो गया, ये सब बंद करो। जेम्स बंदूक छीन लेता है और उसे जबरदस्ती ट्रेलर में बंद कर देता है। निकोल जब जेम्स से मिलती है तो वह झूठ बोलता है, तुम्हारी माँ ने मुझे उस रात जबरदस्ती किस किया, शायद वो चाहती थी कि हम अलग हो जाएं। फिर वो कहता है, चलो मेरी माँ से मिलवाता हूँ, वो सब समझा देंगी। निकोल उसकी बातों में आ जाती है और उसके साथ उसके घर चली जाती है। अब स्टेफनी को जेम्स का कॉल आता है, निकोल अब मेरे पास है, तुमने मुझे ठुकराया था, अब खुद चलकर आओ, नहीं तो तुम्हारी बेटी को खो दोगी, और हाँ, अगर पुलिस को बताया तो उसकी जान चली जाएगी। स्टेफनी तेजी से निकलती है, लेकिन बीच रास्ते में उसकी कार कीचड़ में फंस जाती है। वो दौड़ते हुए ट्रेलर तक पहुंचती है और सबसे पहले एक अलमारी में उसे जेम्स की घायल माँ मिलती है। वो बमुश्किल बोल पाती है, तुम्हारी बेटी, जल्दी बचाओ। स्टेफनी घर के अंदर भागती है। एक कमरे में उसे ढेरों तस्वीरें मिलती हैं, उसकी तस्वीरें जो जेम्स ने खींचकर वहां चिपकाई थी। उसके साथ रिचर्ड की लाश भी पड़ी मिलती है। नीचे उतरकर वह निकोल को बंधा हुआ पाती है। तभी जेम्स आता है, बंदूक उसकी तरफ तान कर कहता है, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं समझा। जब मैं 13 का था मैंने अपने बाप को मार दिया था, क्योंकि वो हमें रोज पीटता था। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। रिचर्ड ने तुम्हें छूने की कोशिश की, इसलिए वो अब नहीं है। स्टेफनी उसकी आंखों में एक पागलपन देखती है, लेकिन फिर भी कोशिश करती है कि शांति से बात करे। जैसे ही उसे मौका मिलता है वह बंदूक की तरफ झपटती है। दोनों में हाथापाई शुरू होती है। जेम्स उस पर भारी पड़ता है और उसका गला दबाने लगता है। तभी पीछे से एक धमाका होता है। जेम्स की माँ ने गोली चला दी थी। जेम्स वहीं गिर पड़ता है। अंत में कुछ दिन बाद स्टेफनी अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल जिंदगी में लौट चुकी है, लेकिन अस्पताल में जेम्स अब भी जिंदा है और एक नई नर्स को देखकर फिर से वही मुस्कान लौट आई है, जैसे उसका अगला शिकार वही हो। और यहीं पर यह साइकोलॉजिकल थ्रिलर खत्म होता है।